हेलो क्लास 11, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल का पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने देखा था कंपाउंड जर्नल एंट्री और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। आज हम कुछ और स्पेशल एंट्रीज बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओपनिंग एंट्री से। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? ये वो एंट्री है जो पास की जाती है बिगिनिंग ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग ईयर, यानी कि नए अकाउंटिंग ईयर की शुरुआत पे पिछले साल के असेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को इस साल में लाने के लिए। तो जब भी नया साल शुरू होता है अकाउंटिंग में, सबसे पहले अकाउंटेंट पिछले साल के बैलेंसेस को इस साल में लेकर आता है ओपनिंग एंट्री के थ्रू। और ये ओपनिंग एंट्री कैसे की जाती है? जितने भी असेट्स होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ओपनिंग एंट्री के लिए सारे असेट्स को डेबिट करेंगे और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को करते हैं क्रेडिट। और अगर क्वेश्चन में हमें कैपिटल नहीं दिया होता तो हम असेट्स में से लाइबिलिटीज़ को डिडक्ट करके कैपिटल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ओपनिंग एंट्री का एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये बैलेंसेस दिए हुए हैं मोहन की बुक्स के 1 अप्रैल 2024 को। असेट्स में दिया हुआ है कैश, बैंक, स्टॉक और डेटर्स और फर्नीचर। लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स और कैपिटल दिए हुए हैं। तो ओपनिंग एंट्री कैसे पास की जाएगी? जितने भी असेट्स हैं उन सबको कर देंगे हम डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जितना भी अमाउंट है उसके आगे लिख देंगे टू क्रेडिटर्स और टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ऐसे पास की जाती है ओपनिंग एंट्री। फिर नेक्स्ट है स्पेशल एंट्रीज इन अकाउंटिंग, यानी कि कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस जिनकी हम एंट्रीज बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैड डेट से। बैड डेट्स क्या होता है? वो अमाउंट जो हम कस्टमर से रिकवर नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो पैसा कस्टमर से बिजनेस के पास आने वाला था वो अब नहीं आएगा, वो अब बैड डेट्स हो गया है। और ये बैड डेट्स क्या होगा? बिजनेस के लिए लॉस होगा। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं? एक बैड डेट्स और दूसरा ये पैसा किसके पास से आना था? डेटर्स के पास से। तो बैड डेट्स और डेटर्स। बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए बैड डेट्स हो गया डेबिट। और डेटर्स है पर्सनल अकाउंट का पार्ट। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब डेटर्स गिवर था, यानी कि उनसे पैसा आना था लेकिन वो नहीं आया, इसलिए बैड डेट्स अकाउंट डेबिट किया है हमने कैश की जगह और डेटर्स अकाउंट हो गया क्रेडिट। और डेटर्स को अगर मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से समझे तो डेटर्स है असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, और यहाँ पे हमारा एसेट्स कम हो रहा है क्योंकि पैसा हमारा वहाँ से नहीं आ रहा है, डूब गया है, तो इसलिए डेटर्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बैड डेट्स रिकवर्ड। जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर बैड डेट्स हुए थे, अब उन बैड डेट से हमें पैसे वापस आ गए हैं, यानी कि ये इनकम हुई है बिजनेस के लिए। तो अब इसमें दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हुए? कैश का आना तो कैश अकाउंट और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट तो इनकम है बिजनेस के लिए, और नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, इसलिए बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया क्रेडिट। और पैसे बिजनेस के पास आए हैं इसलिए कैश अकाउंट होगा डेबिट, क्योंकि कैश अकाउंट है रियल अकाउंट का पार्ट और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट हो गया डेबिट। फिर नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ड्यू तो हो गए हैं, यानी कि हमने इनकर तो कर लिए हैं लेकिन उन्हें अभी तक पे नहीं किया है एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर तक, यानी कि साल के एंड तक हमने वो खर्चे पे नहीं किए हैं। ठीक है, तो पे नहीं किए हैं यानी कि वो उधार है बिजनेस के ऊपर, एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, और एक्सपेंस क्या है? बिजनेस के लिए खर्चा है, इसलिए एक्सपेंसेस अकाउंट को कर देंगे हम डेबिट। अगर वो एक्सपेंस हमने पे कर दिए होते तो उसकी एंट्री क्या होती? एक्सपेंस खर्चा था, एक्सपेंस अकाउंट तो डेबिट होता टू कैश अकाउंट। अगर वो पे कर दिए होते लेकिन वो हमने पे नहीं किए हैं, ड्यू हो गए हैं, तो वो उधार बन गया बिजनेस के लिए, इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट होगा कैश की जगह पे, क्योंकि ये अब एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस ही होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? कोई अगले साल का खर्चा हमने इसी साल में पे कर दिया है, यानी कि एक्सपेंस हमने इनकर ही नहीं किया लेकिन उनकी पेमेंट कर दी। तो ये क्या हुआ? असेट हुआ बिजनेस के लिए। जो एक्सपेंस हमने इनकर ही नहीं किया, पहले ही पे कर रखा है, उसे हम असेट की तरह ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट होगा क्योंकि ये
असेट बन रहा है, पहले ही पे कर रहे हैं, तो टू एक्सपेंस अकाउंट। अब एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है यहाँ पे? एक्सपेंस तो खर्चा है, उसे तो डेबिट होना चाहिए, लेकिन ये क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो एडजस्टिंग एंट्री हम यहाँ प्रीपेड एक्सपेंस की कर रहे हैं, ये ईयर एंड पे कर रहे हैं। सोचो, जब हमने एक्सपेंस पे किया होगा तब हमने ये सोचा होगा कि ये एक्सपेंस हम इसी साल इनकर भी कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 30 अप्रैल को हमने कोई खर्चा किया एडवर्टीजमेंट पे, तो जब हमने खर्चा किया होगा तो उसके लिए एंट्री क्या पास की होगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है वो, टू कैश अकाउंट। कैश गया बिजनेस के पास से तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब साल के एंड में हमें पता चला कि जो कैश हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के लिए पे किया था उसकी ऐड तो अभी तक चली ही नहीं है, किसी वजह से वो लेट हो गया और उसकी ऐड अब अगले साल चलेगी। तो जब हमने वो पे किया था तब तो हमें पता भी नहीं था कि वो ऐड इस साल नहीं चलेगी, उसे हमने इस साल का खर्चा मान लिया था, ठीक है। तो हमने एंट्री कर दी थी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन ईयर एंड पे हमें पता चला कि वो नहीं हुआ, वो खर्चा तो अगले साल का है जो हमने पहले ही पे कर दिया। तब हम प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो एक्सपेंस पहले डेबिट हो गया था पहले, उसको यहाँ पे वापस क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो खर्चा इस साल का नहीं है। तो इस साल में उसकी एंट्री नील करने के लिए जो पहले डेबिट हुआ था वो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होना वियर एंड टियर, यूसेज या पैसेज ऑफ टाइम की वजह से। और डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सपेंस या लॉस कह सकते हो आप बिजनेस के लिए। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेप्रिसिएशन तो होगा डेबिट और असेट अकाउंट होगा क्रेडिट। असेट क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि असेट का बैलेंस होता है डेबिट और असेट की वैल्यू कम हो रही है डेप्रिसिएशन की वजह से, तो वो क्रेडिट होगा, इसलिए असेट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जो भी पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है बिजनेस में, उसके लिए बिजनेस उसको इंटरेस्ट देता है, उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो खर्चा है बिजनेस के लिए, और ऑनर के लिए फ़ायदा, उसका कैपिटल बढ़ेगा इससे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हो जाएगा डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट कर दो सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हो गया डेबिट। और पार्टनर का कैपिटल इससे बढ़ जाएगा क्योंकि उसके कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा, तो और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट, और जब वो बढ़ेगा तो दोबारा क्रेडिट ही होगा, इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है? जब भी पार्टनर कुछ बिजनेस से विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स, और ये ड्रॉइंग्स कैपिटल को कम करती है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब हुआ कि जो ड्रॉइंग्स पार्टनर कर रहा है बिजनेस से, तो उसके लिए बिजनेस उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो ये जो इंटरेस्ट वो उससे चार्ज करेगा ये बिजनेस के लिए इनकम होगी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो क्रेडिट हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि सारे इनकम और गेन्स को क्रेडिट कर दो, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो जाएगा क्रेडिट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। क्यों? क्योंकि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होगा जब वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे करेगा। अब बिजनेस में क्या होता है कि जब भी पार्टनर कुछ पे करता है या विड्रॉ करता है, वो सब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के थ्रू होता है। यहाँ पे वो कैश लेके नहीं आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देने के लिए, सीधा उसकी कैपिटल में से डिडक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कैश अकाउंट को डेबिट करने की बजाय हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। यानी जब भी हम कोई मशीनरी खरीदने जाते हैं या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उस पर जो भी खर्चा आता है उनको वर्किंग कंडीशन में लाने तक का, यानी अगर मशीनरी खरीदने गए तो मशीनरी को खरीदने से लेकर उसको इंस्टॉल करने तक का जो भी खर्चा है वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे कि कोई कैरेज का खर्चा हम दे रहे हैं, फ्रेट दे रहे हैं, लोडिंग चार्जेस हैं या उसको इंस्टॉल करने के चार्जेस हैं, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और ये सब कहाँ आएंगे? मशीनरी के खर्चे के साथ। अगर मशीनरी है 60,000 की और उसके ऊपर 10,000 रुपये के फ्रेट, कैरेज या इंस्टॉलेशन के लग रहे हैं, तो मशीनरी की कॉस्ट हम टोटल दोनों को मिलाकर लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के केस में, ये दोनों ही फिक्स्ड एसेट्स है और सभी फिक्स्ड एसेट्स के केस में ऐसे ही होगा। अगर कोई हम बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी
वेजेस का खर्चा आ रहा है, कंस्ट्रक्शन के एक्सपेंसेस आ रहे हैं, मटेरियल, लेबर चार्जेस, ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे और ये सब बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होंगे, ठीक है। और हाँ, लेकिन अगर कोई खर्चा उसके बाद में उसको मतलब वर्किंग कंडीशन में लाने के बाद उसके ऊपर हम मेंटेनेंस के लिए कर रहे हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, यानी कि उसे हम मशीनरी और बिल्डिंग के खर्चे में काउंट नहीं करेंगे, वो जाएंगे रिपेयर्स में। सिर्फ और सिर्फ उनको वर्किंग कंडीशन तक लाने तक का जो खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और वो मशीनरी और बिल्डिंग के खर्चे में काउंट होगा। उसके बाद जो उसके ऊपर मेंटेनेंस में लग रहे हैं वो उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं होगा और उसके लिए हम रिपेयर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स। गुड्स यहाँ क्या है, गुड्स का मतलब है ऐसे गुड्स जो बिजनेस रीसेल पर्पस के लिए खरीदता है, यानी कि जिस पर्पस के लिए बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है अगर उसी पर्पस से बिजनेस में जो गुड्स की बाइंग और सेलिंग हो रही है वो गुड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। आप कोई क्लॉथिंग बिजनेस के लिए क्लोथ्स का खरीदना और बेचना गुड्स है, ऐसे ही कोई बाइक की फैक्ट्री है उसके लिए बाइक्स का खरीदना और बेचना गुड्स है, ठीक है। तो चलिए इन गुड्स से रिलेटेड कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। फर्स्ट है गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि ऑनर ने गुड्स विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये क्या हुआ, ड्राइंग्स हुआ और ड्राइंग्स का बैलेंस होता है डेबिट, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट को करेंगे डेबिट। और टू परचेजेज अकाउंट, यहाँ पे परचेजेज अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, वैसे तो जब भी हम गुड्स को बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे गुड्स को हम बेच नहीं रहे, ऑनर गुड्स विड्रॉ कर रहा है। अब परचेजेस और सेल्स में डिफरेंस क्या है, परचेजेस में कॉस्ट प्राइस पे होते हैं गुड्स और सेल्स में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यहाँ पे सेल्स वर्ड इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि जब ऑनर विड्रॉ करेगा तो वो प्रॉफिट थोड़ी देगा, वो जितने पे गुड्स आए हैं उसी रेट पे वो विड्रॉ भी करेगा, है ना। इसीलिए परचेजेस अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होता है कि परचेजेस कम हो रही है। जब परचेजेस बढ़ी थी तब हमने डेबिट किया था, ठीक है। अब वो परचेजेस हमारी कम हो रही है इसीलिए परचेजेस को हम क्रेडिट कर रहे हैं और ड्राइंग्स अकाउंट हो रहा है डेबिट, ठीक है। तो जब भी ऑनर गुड्स विड्रॉ करेगा तो उसके लिए एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। फिर नेक्स्ट है गुड्स डोनेटेड एज चैरिटी, यानी कि गुड्स को बिजनेस डोनेट कर रहा है एज अ चैरिटी। चैरिटी देना एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, इसलिए चैरिटी अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। फिर से चैरिटी कर रहे हैं, फ्री में ही दे रहे हैं हम गुड्स, तो फिर हम उसे कॉस्ट प्राइस पे ही देंगे। इसमें सेल्स यानी कि प्रॉफिट ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे सेल्स नहीं आएगा, यहाँ आएगा टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गुड डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्री सैम्पल्स। फ्री सैम्पल्स ये भी हम फ्री में दे रहे हैं, ये दे रहे हैं हम एडवर्टीजमेंट के लिए, तो इसमें भी परचेजेस अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे क्योंकि फ्री में सैम्पल्स दे रहे हैं। इसमें सिर्फ कॉस्ट को कंसीडर करेंगे हम, प्रॉफिट वाला पॉइंट यहाँ ऐड नहीं होगा, इसलिए एंट्री बन जाएगी फ्री सैम्पल्स देना एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो, इसलिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट हो गया डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि परचेजेस कम हो रही है, फ्री सैम्पल्स दे रहे हैं हम इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ गुड बाय फायर। फायर की वजह से गुड्स का लॉस हो गया, यानी कि गुड्स जल गए, ये भी कॉस्ट प्राइस पे जो गुड्स पड़े थे वो जल गए, इसलिए परचेजेस कम हो रही है। लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर दोनों ही एक्सपेंस है, इसलिए इनको डेबिट कर दिया टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि परचेजेस हमारी कम हो रही है, ठीक है। अब ये जो चारों केसेस है, जो हम अगर तो हम गुड्स सेल कर रहे होते हैं तब हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, लेकिन अगर ऑनर विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, या गुड्स हम चैरिटी के लिए दे रहे हैं, या फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या गुड्स का लॉस हो गया फायर या थेफ्ट की वजह से, तब हम परचेजेस अकाउंट का यूज़ करेंगे, क्योंकि इन केसेस में सेल्स नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, या तो गुड्स को फ्री में दे रहे हैं, या गुड्स ख़त्म ही हो गए हैं, लॉस हो गया है उनका फायर की वजह से, थेफ्ट की वजह से, तो वो सब कॉस्ट प्राइस पे थे गुड्स। अब हम अगर किसी को फ्री में दे रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट थोड़ी इंक्लूड करेंगे, इसीलिए सेल्स की जगह परचेजेस अकाउंट को किया जाता है क्रेडिट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इफ़ गुड्स आर इंश्योर्ड एंड क्लेम लॉज। अगर ये जो गुड्स का लॉस हुआ है बाय थेफ्ट या फायर, ये इंश्योर्ड थे, तो क्लेम लॉन्च करेगा बिजनेस और उसकी एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट
टू लॉस बाय थेफ्ट और फायर। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि ये डेटर बन रहा है, यहाँ से हमें पैसे आएंगे इंश्योरेंस क्लेम के। और टू लॉस बाय थेफ्ट और फायर क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि लॉस बाय थेफ्ट पहले हमने डेबिट किया था, ये एक्सपेंस और लॉस हुआ था, लेकिन ये लॉस रिकवर होगा क्लेम के थ्रू, इसीलिए उसको हम वापस क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री बन जाएगी इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट और फायर, जब हम क्लेम लॉन्च करेंगे तब। लेकिन बाद में जब क्लेम पे पैसे आएंगे तब क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आएंगे, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और इंश्योरेंस कंपनी है पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अगर क्लेम पूरा रिसीव नहीं हो, यानी कि क्लेम के लिए लॉस तो कर दिया लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम नहीं दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जितना अमाउंट हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिला है वो। और लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, यहाँ लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट क्यों होगा? जितना अमाउंट हमें नहीं मिला उससे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या किया था, लॉस बाय पहले हमने डेबिट किया, जितना हमारा लॉस हुआ था ये एक्सपेंस हो गया था, उसको वापस क्रेडिट कर दिया क्योंकि हमें लगा वो सारे के सारे पैसे हमें मिल जाएंगे, तो ये लॉस नहीं है हमारा, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया वापस। लेकिन बाद में जब पैसे मिले तब हमें पता चला कि इतने पैसे हमें नहीं मिल रहे, इसलिए ये फिर से एक्सपेंस है, इसीलिए लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, जितने पैसे हमें नहीं मिले, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, जो वो पैसे दे रहा है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो आज हमने सारे के सारे स्पेशल ट्रांजैक्शंस कवर कर लिए। कल हम इनसे रिलेटेड एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, जिसके साथ आपकी ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, और कल ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।